अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो 10 बेहतरीन वजारतों के हवाले से सर्टिफिकेट तकसीम करने की बात है। गो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बहुत फ्रीक्वेंटली जायज़ा लेंगे वजारतों की परफॉर्मेंस का, और उसी के हवाले से हमने देखा कि बहुत रद्दोबदल भी वजारतों में आगाज़ में होता रहा। फिर परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया या नहीं लिया गया, कम से कम वो मीडिया और अवाम के साथ शेयर नहीं किया जाता रहा कि कितना फ्रीक्वेंटली लिया जा रहा है। आया हर महीने वो जायज़ा लिया जा रहा है, उनकी कारकर्दगी जांची जा रही है या नहीं। बहरहाल इन द मिडल हम ये देखते रहे कि कहीं ना कहीं कभी कोई वजारत तब्दील हुई, कभी किसकी वजारत शफल की गई, लेकिन काबीना मोरलेस उन्हीं लोगों पर रही। बहुत सारे लोग खुद मुख्तलिफ वजारतें छोड़ कर जाते रहे। आज ये कारकर्दगी को जाँचते हुए इमरान खान साहब को 3.5 साल बाद दोबारा ये ख्याल आया कि बहुत ज़रूरी है कि वो वजारतें जो अच्छा काम कर रही हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो लिहाजा उनकी हौसला अफजाई की गई और 10 बेहतरीन वजारतों को, जिसमें वजारत इत्तलात शामिल नहीं है, फवाद चौधरी साहब ने उसको तस्लीम भी किया है, पर 10 वजारतें हैं जिनके वज़रा को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। इसमें मुराद सईद साहब नंबर 1 है। ये पहले भी नंबर 1 रहते रहे हैं और काफ़ी करीबी भी इमरान खान साहब के पसंदीदा लोगों में समझे जाते हैं। और यही एक बुनियादी वजह है कि इनको कौमी असम्बली में माइक भी, अगर 3.5 साल का रिकॉर्ड देख लिया तो सबसे ज़्यादा बोलने का मौका भी हुकूमती बेंचों से मुराद सईद साहब को ही दिया जाता रहा है। उनकी वजारत ने बेहतरीन काम किया। फिर उसके साथ दीगर कई वजारतें हैं जिनमें ये इनामात तकसीम, असनाद इनफैक्ट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। अपोजिशन इसको बड़ा आड़े हाथों ले रही है, इस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि ये अपने 10 चमचों में बांटे गए सर्टिफिकेट्स हैं। फिर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये ख्वाहिश थी अवाम की भी और मीडिया की भी कि बताया जाए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि जांचने का पैमाना क्या था, किस तरह आपने जांचा कि कौन सा वज़ीर बेहतरीन है, किसकी वजारत सबसे अच्छा काम कर रही है। और अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो डिफरेंस भी पुटअप करते कि जी ये देखें ऐसे इस वजारत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए ये काम किए हैं, तो ज़्यादा वाज़ेह होता है। इसमें वजारत तालीम भी है, वजारत मनसूबाबंदी भी है, सानिया निश्तर साहिबा का नाम भी है, वजारत दाखिला 9वें नंबर पर है, फ़खर इमाम साहब की वजारत जो है वो 10वें नंबर पर है। तो इस तरह की सिलसिला जो चलता है। मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में तो इन जो वज़रा को इनामात दिए गए हैं उस पर हम बात करें, जो स्नाद दी गई हैं उस पर बात करें, और कारकर्दगी कैसे बेहतर हुई है मैं चाहूँगा उस पर भी मैं अपने गेस्ट पार्टिसिपेंट्स की राय लेते हुए बात करूँ। उसके साथ साथ एक मामला जो मुसलसल मुलाकातों में हम तेज़ी का पूरे हफ्ते से डिस्कस करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ की बात है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद की तैयारियाँ हैं, मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें छप रही हैं, कहीं पर कहा जा रहा है नंबर गेम पूरी करने के लिए राब्ते हो रहे हैं, और फिर ये कि शायद इसी महीने में ये तरीक़े अदम एतमाद आ जाए, उसके भी इम्कानात रोशन है, लेकिन ये अमली तौर पर किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, जो अब तक नहीं हो पाया, ये देखना है। एक ख़बर कल ये भी गर्दिश कर रही थी और वो भी मुख्तलिफ हवालों से गर्दिश कर रही थी कि जी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तरीक़े अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म होंगे और 90 दिन के अंदर वो इलेक्शंस करवाएंगे, और ये इस पर शायद अपोजिशन पीपल्स पार्टी सब लोग मुत्तहिद हो चुके हैं। तो ये पैरेलल इस वक्त एक सारा मामला चल रहा है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें, और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर जो कि अपनी तैयारी कर रही है। बिलावल साहब का स्टेटमेंट है आज के हमारे मार्च से पहले ही इमरान खान साहब को चाहिए कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शंस अनाउंस कर दें। अब उनका मार्च कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वक्त करीब आता जा रहा है, तो ये एक टेस्टिंग टाइम है इवन फॉर द ऑपोजिशन कि वो किस हद तक डिलीवर कर पाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग समथिंग, तो उन्होंने एक बेहतरीन शो पुटअप करना है। टू बिगिन विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद आने तक कि वो कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आते हैं, किस तरह अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, और उसके बाद पीडीएम उसने भी ये साबित करना है कि उसके साथ अवाम के साथ तक मौजूद है। मैं चाहूँगा इन दोनों मामलात पर तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुबशर बुखारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं ब्रिगेड साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, सर आप कैसे देख रहे हैं बेहतरीन वजारतें और मुराद सईद साहब टॉप नंबर 1, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस उनकी है, हाउ डू यू सी इट? और ये इमरान खान साहब का मानना है कि ये हौसला अफजाई ज़रूरी है, ताकि एक तो कंपटीशन भी पैदा होगा, जो वजारतें अभी टॉप 10 में नहीं हैं वो एफर्ट करेंगी, फिर ख़ास तौर पर इन वजारतों में जिन लोगों ने अच्छे काम किए अगर उनको कोई इंसेंटिव दिए जाते हैं तो उनको हौसला अफजाई होगी कि वो मज़ीद काम करें। आप कैसे सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है कि इनकी जो कारकर्दगी है
उसको मद्देनजर रखते हुए आप उनको इनाम दें या उनकी सर्जिश करें, जैसे भी उनकी परफॉर्मेंस हो आपके सामने, और कुछ तब्दीलियां भी लाई जाए। अगर कोई मेयार पे नहीं आ रहा है, द वन हु डज नॉट मेक द ग्रेड, तो उसको फारिग किया जाए और किसी और को जो उस मेयार पे उतर सकता है उसको आप सामने लेके आए। लेकिन इसमें मुझे अभी तक ये नहीं आया कि इसमें जो इनकी कारकर्दगी है उसको किस जो है अदारे ने उनको जो है ये उनका परफॉर्मेंस ऑडिट किया है कि इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, कि मुराद सईद साहब नंबर 1 है। मौसलात में तो मुझे कोई ऐसे ज़मीन पे कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, ना पाकिस्तान पोस्ट ने, ना कोई जो बाकी कम्युनिकेशंस हैं उसमें कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी किस्म के जो है इनकलाबी कदम उठाए हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ हो और हमें सामने नज़र आया हो कि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो ये बेहतर होता अगर ये कोई न्यूट्रल इदारा होता जो इनका परफॉर्मेंस ऑडिट मिनिस्ट्रीज का करता, कि उनको ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए गए थे शुरू में, ये साल के शुरू में होने चाहिए कि हर साल अगर ये हो रहा है तो साल के शुरू में क्या ऑब्जेक्टिव्स उनको दिए गए थे, क्या उनके अहदाफ थे, और उन अहदाफ को हासिल करने के लिए इन्होंने कितनी फीसद जो है वो कामयाबी हासिल की है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसके बिना के ऊपर ये इन्होंने उस परफॉर्मेंस को देखा गया है और उसको परखा गया, तो फिर हम यकीन कर सकते थे कि अगर कोई न्यूट्रल इदारा होता। अभी तो मुझे लगता है कि ये कोई म्यूचुअल प्रेस ग्रुप है जो एक दूसरे की तारीफें कर रहा है और एक दूसरे को थपकियां दे रहा है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसमें मुझे जो वो वजारतें जिससे मुझे और आप सबको आपकी जो बातचीत हो रही है हम सबकी, उसमें जो है और सबसे पहले है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वजारत खजाना है, वो तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें वही करता है खजाना जो है, कि हमारी जिंदगी जो है वो इसी पे गुजरती है कि बजट क्या चीज है, हमारे पास पैसा कितना है, चीजें कितनी महंगी है, सस्ती हैं, तो वो कहीं पे नहीं है। वजारत खारिजा मुझे बीच में मुझे ज्यादा मैं देखा नहीं है उसको, लेकिन मुझे वजीर खारिजा का भी कहीं नाम नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी के जो वो है हमारे अहदाफ वो भी सही तरीके से हासिल नहीं हुए। दाखिला भी 9वें नंबर पे गया है, तो वो भी कोई खास मतलब है कि कारकर्दगी वहां पर भी नजर नहीं आती है। इस तरह जो गैस और ये मामलात हैं इनके ऊपर भी मुझे कोई नजर नहीं आया कि इनकी इसमें क्या वो है, परफॉर्मेंस किस जगह पे रही है। और अगर ये 10 थे 1 से लेके 10 तक, तो ये बाकी वजारतें जो हैं ये किस पोजीशन पे हैं, हमें वो भी बताया जाए ना, कि 11वें पे कौन है, 12वें पे कौन है। इस तरह 50 मिनिस्टर है, मेरे ख्याल 55 मिनिस्टर है, कि ये 50-55 जो है ये किधर जो है वो किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो मुझे तो नहीं ऐसी ये एक वो है गिमिक, मुझे लगता है कि एक उन्होंने एक वो किया है, इमरान खान साहब इलेक्शन उनको नजर आ रहे हैं, तो वो इस वक्त परफॉर्मेंस तो जमीन पे है नहीं, तो वो इस किस्म की अभी वो कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और इफ्तिताह कर रहे हैं चीज़ों की, और अपोजिशन के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइमलाइट में रहें। बाकी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तो बहुत ही मायूस कुन है। परफॉर्मेंस मायूस कुन है, राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा मुबशिर भाई से जानना चाहूँगा, मुबशिर साहब कैसे देख रहे हैं आप, ये 10 वजारतें हैं, मवासलात की अगर बात की जाए, मुराद सईद साहब, मनसूबा बंदी, पावर्टी एलिवेशन, और फिर ऐसे ही मामलात, चौथी वजारत तालीम, और फिर मज़ीद आगे वजारतें हैं, कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या सारा मामला है? और ऐसे में जब परफॉर्मेंस पर सवालात हैं, डिलीवर ना करने पर उंगलियाँ उठ रही हैं, ऐसे में आप 10 बेहतरीन वज़रा को स्नात देते हैं और कहते हैं वेल डन, हम अप्रिशिएट करते हैं, और फिर ख़ुद ही आपके इन मामलात से सवालात जन्म ये लेते हैं कि पहले आपने कहा था कि आप ये किया करेंगे, फिर आपने करना छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें आपने जो कही थी आपने नहीं की, ये भी आपने कहा था, फिर अचानक आपको आज ख्याल आया कि हाँ ये कारकर्दगी जांचना भी तो ज़रूरी है।
फिर जैसे हम ब्रिगेड साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि क्या पैमाना है उसको जांचने का, नोबडी नोज़, वो भी शेयर करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर करें, अहदाफ बताएं कि ये टारगेट्स थे और ये अचीव किए हैं, इसलिए ये मिनिस्ट्री नंबर 1। जी बिल्कुल अरसलान भाई, देखिए दुनिया भर में और छोटी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर स्टेट लेवल तक जब भी अपने किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है तो उसके लिए एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको आप कहते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और उसके कुछ TORs होते हैं और उसके तहत ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी, और कम अज कम अगर इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंतहाई वो स्ट्रिक्ट किस्म की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होती है। और यही सक्सेस होती है कि अगर आप मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ठीक कर लें तो आप परफॉर्मेंस को राइट साइड पे डायरेक्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो एक इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड है जिसको बिल्कुल मीट नहीं किया जा रहा। दूसरा जो मामला है, मुराद सईद साहब टॉप पे फिर आ गए हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तब भी वो स्टेज पे उनकी तकरीरें बड़ी, उनको ज़्यादा स्पेस दी जाती थी और बड़ी जोशीली, जिसे आप कहते हैं कि शोला बयां मुकर्रर वो थे और असम्बली में भी थे, और फिर पहले भी इमरान खान साहब कैबिनेट में उनकी खुल्लम खुला तारीफें करते रहे हैं। और बात ब्रिगेडियर साहब वाली ठीक है कि उन्होंने वो क्या तीर मारा है वो अभी वो तय होना बाकी है, या हम अपनी जहालत का इकरार करते हुए ये कहते हैं कि शायद हमें इल्म नहीं। तीसरी बात वही है कि जब आप अचीवमेंट्स करते हैं तो जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके बारे में आप कोई पेपर जारी करते हैं, फैक्ट्स लाए जाते हैं सामने, वो भी नहीं लाए। असल में जो मुझे मामला लग रहा है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वो ये है कि गवर्नमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद अपोजिशन जो है वो कॉर्नर करने पे बैठी हुई है। इन्हें पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च 27 फरवरी से स्टार्ट कर रही है, और यकीनन इस तरह की बातों का इम्पैक्ट तो जरूर होता है, स्पेशली उस सूरत हाल में जब आप बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे होते। तो उसके बाद जो ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और कल परसों आप मजीद मुलाकातें देखेंगे, और यहाँ तक कि कुछ कल शाम की खबरें थी कि कुछ लोग जो हैं वो लंदन में भी गए, यानी बड़े पैमाने पे और मुसलसल दर मुसलसल मुलाकातें हैं। तो ऐसी सूरत हाल में खान साहब को वो सर्वाइवल मुझे लगता है इसी चीज़ में नजर आया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी मैं अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने लगा हूँ। उसमें भी अगर आपने फैसलाबाद के जलसे में एक चीज़ जो हमने सबने इग्नोर की, वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जनाब एक न्यूट्रल अंपायर बिठाना चाहिए टीवी पे जो उस्मान डार की परफॉर्मेंस को दूसरों से कंपेयर करके अपना वर्डिक्ट दे। अब लगता मुझे ये है कि वो ये सारी तकरीर जो खान साहब ने फैसलाबाद में उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से की, वो अपने आप को बरीउज़्मा करार दे के उस्मान बुज़दार साहब पे मलबा भी डाल रहे थे और उन्हें सेव करने की भी कोशिश कर रहे थे। एक तो ये हो गया कि उन्होंने इस तरीके से, चूंकि पंजाब आपको पता है सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल इलेक्शन सिनेरियो में, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, जो मेजॉरिटी लेता है वो इस पोजीशन में आता है कि गवर्नमेंट बना सके फेडरल लेवल पे। तो एक तो ये मामला हो गया। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि चलें अगर परफॉर्मेंस ना सही तो इसी तरह की असनाद देखिए, और आप यकीन कीजिए आप फुटेज देखिए, उसमें सैयद फ़खर इमाम जिस तरीके से सनद वसूल कर रहे हैं और जितनी को मायूसी उनके चेहरे पे कि मुझे खामखा में तकलीफ दे दी, वो मेरा ख्याल है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। विदाउट अ डाउट, मतलब दिस गोज विदाउट सेइंग कि फ़खर इमाम साहब एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक नाम है सियासत में, और यकीन 10वें नंबर पे उनकी वजारत और नाम, तो वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड सर, पॉइंट वेल टेकन। ये तो जी सारा मामला है इस वक्त जो दिखाने की कोशिश है, अब वो असल मामलात से तवज्जो हटाने के लिए है, या उसके पीछे कोई और रीज़न है, या वाकई ये वज़रा कारकर्दगी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें आवाम को उतना इंटरेस्ट नहीं दे रही हैं। और ब्रिगेड साहब की बात की तरफ मैं जाऊँगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये वो चीज़ें हैं जो सबसे पहले होनी चाहिए। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए लेकिन वो भी 9वें नंबर पर है आपके पास। तो ये तमाम तर मामलात, यकीनन बहुत सारे सवालात हैं जो रहते हैं, लेकिन खान साहब इज़ ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, चाहे वो फैसलाबाद में अपने खिताब के ज़रिए करें या चाहे वो इस तरह की चीज़ें करें। आगे बढ़ते हुए अब अपोजिशन की ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। ब्रिगेड साहब, अपोजिशन इस वक्त
जो ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, हमने देखा कि ओवर द पीरियड जब से पीडीएम बनी, पीडीएम टूटी, फिर मुलाकातें, राब्ते वास्ते कुछ ख़ास हमने होते हुए देखा नहीं है। डू यू थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वाकई अब जब बिल्कुल कोई वक्त नहीं रह गया, अपना नेचुरल टाइम पे भी इलेक्शंस होने हैं, तो कोई स्टंट कर पाएगी इस वक्त अपोजिशन मुश्तरका तौर पर या बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त जो है इस किस्म के काम वो ज़्यादा उसमें दिलचस्पी रखते हैं या वो सीरियस हैं इस काम में। ये ज़्यादातर मेरे ख्याल में इन्होंने अभी देखा कि इन्होंने जो है तकरीबन 1.5 साल रह गया है अगले इलेक्शन तक, तो उसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ तक जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो बहुत ही कम जोर है और अवाम को बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अभी जो है इमरान खान साहब कोशिश करेंगे कि इस 1.5 साल के अंदर वो कुछ ना कुछ ऐसे दिखा दें जिसकी बलबूते के ऊपर वो इलेक्शन कैंपेन में जाएं कि जी मैंने इस तरह किया था, ये पहले 3-3.5 साल तो मैं गंद ही साफ कर रहा था और मुझे अभी ये 1.5 साल। तो ये अपोजिशन उसको नहीं चाहती है कि उसको ये फ्री रन एक मिले, तो उसको अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। मतलब आप देखें ना, 27 फरवरी को एक मार्च आ रहा है, उसके बाद 23 मार्च को 27 फरवरी को है, फिर 23 मार्च को है पीडीएम का मार्च आ रहा है। तो ये सारी तवज्जो हटाने की है कि हुकूमत फोकस ना हो कि वो किसी अपनी कारकर्दगी में कोई बेहतरी ला सके या कोई ऐसे ऐसे मंसूबे या कोई ऐसे काम कर जाए जिसके ऊपर वो इमरान खान साहब इलेक्शन में जाके तो वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़े उस स्लोगन के ऊपर। तो ये सारे मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक्स है, हुकूमत की तवज्जो हटानी है, हुकूमत का फोकस हटाना है ताकि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर ना कर सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो इनको वोट चाहिए होंगे ऑपोजिशन को 15, 16 या 20 किस्म के 20 के करीब वोट चाहिए होंगे। मुझे आप ये बताएं ना कि एमक्यूएम को क्या दिलचस्पी होगी इस वक्त हुकूमत से निकलने की, उनके लिए क्या है, या जो काफ लीग है उनके लिए क्या है अगर वो इस उसमें से निकलते हैं। देखें तो उनके लिए बहुत कुछ है ऑन द पॉजिटिव साइड कि अगर वो एक तरफ 3.5 साल इक़्तिदार में रहे और आज अलहदा हो जाते हैं, जो कि होता रहा है माजी में। एमक्यूएम की एक हिस्ट्री है कि जी कारकर्दगी नहीं थी लिहाजा अलहदा हो गए, अब दोबारा से इलेक्शन में जाएंगे, किसी और के साथ इत्तेहादी बनेंगे। सो एटलीस्ट उनके पास ये तो एक मार्जिन है कि वो खुद इक़्तिदार में नहीं थे, इक़्तिदार वालों के इत्तेहादी थे और अब वो जी डिलीवर नहीं कर पाए, तो हमने सोचा हम अलहदा हो जाएं और इस तरह अपनी सियासत को मज़ीद आगे बढ़ाएं। नहीं देखे, अभी मतलब है कि ये ऑपोजिशन में तमाम शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अभी एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी का मफाद एक नहीं हो सकता है कि वो दोनों चाहें कि हुकूमत गिर जाए। मतलब है कि वफाक से उनको फिर भी कुछ ना कुछ मिलने का तो कोई वो इम्कान है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी आती है, उनका कोई इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आता है या जो है मुस्लिम लीग नून का आता है, उनकी कराची की तरफ वो तवज्जो नहीं होगी। कोई दोनों की कराची में कोई ऐसे खास वो नहीं है, असर रसूख नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का है ना मुस्लिम लीग नून का है। तो वो क्या मतलब है कि कराची की तरफ तवज्जो देंगे? एमक्यूएम तो चाहेगी ना ऐसे, तो वो अगर इख्तिदार में रहें इस तो इनको कुछ ना कुछ मिल सकता है। वो कुछ ना कुछ प्रेशर डाल के ये मुलाकातें जो कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए है कि वो कराची के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम हासिल कर सकें, कोई मराहत हासिल कर सकें, ताकि कराची में वो अपनी कारकर्दगी जो 3-3.5 साल हुकूमत में रहे, अगले 1.5 साल के अंदर कुछ वो दिखा सकें। बाकी अपोजिशन का मुझे ये भी नहीं पता है कि वो क्या उनका आगे वो क्या है, अदम एतमाद। फिर क्या अदम एतमाद के बाद क्या है? मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके पास नंबर्स तो उसके पास हैं कि वो हुकूमत की तरफ जाए। पीपल्स पार्टी का इसमें क्या है कि उनको कुछ मिलेगा? इलेक्शन फौरन होंगे, असेंबलीज डिसॉल्व होंगी, या जो है ये 1.5 साल पूरा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक सिर्फ एक पेज पे है, और वो मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ चौधरी परवेज इलाही साहब से कि जिन्होंने फरमाया था कि अभी तो सामान इकट्ठा हो रहा है, पर क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा वो तो बात की बात है। तो जब तक ऑपोजिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे कि इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मुझे लगता है कि ये नॉन सीरियस किस्म का एक वो है, उसकी जो दिखा रहे हैं कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। मेरे नज़दीक अदम एतमाद के बजाय वो हुकूमत को जो है वो अनस्टेबल रखना चाहते हैं, ताकि लोगों में भी मतलब है कि वो हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक जो अनसर्टेनिटी आएगी।
और हुकूमत जो है वो भी फोकस नहीं कर सकेगी। मतलब है कि आप मुझे बताया ना कि वज़ीर दाखिला होंगे या जो बाकी वज़रा होंगे, उनकी तवज्जो मार्चेस की तरफ होगी, हुकूमत की तवज्जो जो है अदम एतमाद की तरफ होगी कि कौन टूट रहा है, कौन जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं दाएं बाएं, तो हुकूमत को उसका कुछ ना कुछ वक्त तो इसकी तरफ जाएगा कि अपने आप को बचा के रखें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वशीम बुखारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं, कोई इम्कानात हैं? बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि खान साहब अपने निज़ाम की बात करते हैं, सदारती निज़ाम की बात कहीं ना कहीं इनके लोग करते हैं, वो ये कहीं ना कहीं फ़ील कर रहे हैं कि जो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अदरवाइज़ वी कैपेबल इनफ। हम तो बहुत सारे लोग तो उनकी कैपेबिलिटी पे भी सवाल इस हुकूमत की या काबीना की करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि निज़ाम में प्रॉब्लम है, हमारी कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें निज़ाम बदलना है, इसमें या निज़ाम बदलें या बहुत से लोगों का ख्याल है कि खान साहब इलेक्शंस में जाके 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहेंगे, एब्सोल्यूट पावर के वो अपने फ़ैसले करने में ख़ुद मुख्तार हों और फिर वो असल तब्दीली लाएंगे। अब यही है उनके पास फिर नेक्स्ट इलेक्शन टू सेट। जी बिल्कुल, जहाँ तक वो कैपेबिलिटी की बात है वो तो 3.5 साल में हमारे सामने आ गई, और जिस निज़ाम की वो बात करते हैं वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड है माजी में, और उनके जो आउटकम्स है वो भी हमारे सामने है। वो एक लंबी तारीख दोहरानी पड़ेगी, मेरा ख्याल है इतना टाइम ही हमारे पास नहीं है। नहीं, लेकिन वो उसका तो वक्त नहीं है, लेकिन उसको तो वो तो निज़ाम, वो कहते हैं ना असल मानों में तो वो निज़ाम आया ही नहीं ना, वो तो आमरीत थी, दीगर मामलात थे, जिस तरह का ये चाह रहे हैं उस तरह का तो कहते हैं आया ही नहीं। वो जिस तरह का चाह रहे हैं, वो कभी चाइना की मिसाल देते हैं तो वहाँ पे मतलब वीडियोपॉलोजी वहाँ पे क्या है, कभी सऊदी अरब की मिसाल देते हैं, कभी टर्की की मिसाल देते हैं। तो वो खान साहब पहले खुद तो क्लियर हो जाए ना कि वो कौन सा निज़ाम चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारे इन तमाम जितने भी इंतज़ाम हैं ये वाले जिनका हमने जिक्र किया, वो सब कोई आइडियलाइज डिक्लेयर करते हैं, फिर वो रियासत मदीना की भी बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, वो डेमागॉग्स का सिर्फ किरदार अदा कर रहे हैं। खान साहब 2/3 मेजॉरिटी की आपने बात की, मेरा ख्याल है कि अगर आज भी आप खान साहब को माइनस कर दें और बेस्ट परफॉर्मेंस इनके पल्ले में डाल दें आप पीटीआई के, तो पीटीआई माइनस इमरान खान शायद इलाकाई पार्टी भी ना रहे, और ये जो सारे फेसेस आपको नजर आ रहे हैं ये किसी ना किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। मैं वो चूंकि अपोजिशन की तरफ कर रहे थे, फिर मैं बड़े एहतराम के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखिए, अपोजिशन ने बड़े पोस्टर्स बनते हैं, शुरू की तकारीर आपको मियां नवाज शरीफ की हो याद, अगर या आसिफ जरदारी साहब की हो या बिलावल की हो कि जनाब हम चाहते हैं ये असेंबली मुद्दत पूरी करे और हम इन्हें टॉपल नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद ये आए तहरीक अदम एतमाद पे कि इमरान खान को चेंज कर देना चाहिए, बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए, हमें कोई दूसरा बंदा दे दें। और उसके बाद अब सब पार्टीज अपोजिशन एक फ्रेश इलेक्शन की बात कर रही हैं। ये जो अदम एतमाद का मकसद है उसके पीछे भी हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि ओके, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो पीपल्स पार्टी से हो या PMLN से हो, वो आके असेंबली टॉपल करे और फ्रेश इलेक्शन पे जाएं, क्योंकि इस हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदे किए हैं उसका तो कोई अगली हुकूमत को भी वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन खतरा ये है कि अगर अदर देन दैट ये जो पॉलिसीज हैं और ये जो इल गवर्नेंस है ये जारी रहेगी तो 1.5 साल में धड़न तख्ता हो जाएगा मुल्क का भी, अवाम का भी। और शायद हमारे जो नॉन पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी हुई है और वो भी एप्रीहेंसिव हैं अब खान साहब के फर्दर एग्जिस्टेंस एज प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो जो बात रही कि MKM और काफ लीग क्यों साथ देंगे, तो आपने अरसलान भाई खुद ही इंडिकेट किया कि देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, इन लोगों ने अपने वोटर्स को भी मुंह दिखाना है। ये क्रचेस बन के एक मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, एक हुकूमत, ऐसी हुकूमत जो डिलीवर नहीं कर रही उसको सहारा दिए रखा इन्होंने और उसका सारा इम्पैक्ट जो है वो अवाम पे आता गया।
अब वापस जाके इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने उसको जवाब भी देने और उनको फेस करने के लिए इनके बैग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कम से कम यही कह सकते होंगे कि जी देखिए वो जब चीजें हाथ से बाहर निकल रही थी तो हमने हुकूमत को छोड़ दिया, तो वो फेस सेविंग के लिए शायद वो भी काफी ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम अपने हलकों में जाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि लिटरली आप देखिए। मैं मुबशिर भाई ज़रा क्विकली एक चीज़ पर अब कमेंट ले लेता हूँ बिफोर आई वाइंड अप। मैं ब्रिगेड साहब से पहले ले लेता हूँ कमेंट, फिर आप भी दे दीजिएगा। ब्रिगेड साहब प्रिसाइजली अगर आप मुझे ये बता सकें कि आप क्या देख रहे हैं, मैं अपोजिशन के हवाले से जानना चाह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी टू बिगिन विद 1 मार्च 27 का उनका है और फिर PDM का, वो होता है नहीं होता जो भी हालात होते हैं, बट चूँकि तारीख दी हुई है, कितने कामयाब ये, कितनी अवामी सपोर्ट और कितना आप समझते हैं इम्पैक्टफुल 1 मार्च पीपल्स पार्टी का टू बिगिन विद होगा, और इसी तरह फिर PDM पर भी मुझे प्रिसाइजली अपनी राय दे दें। हाँ, इससे पहले मैं एक और मेरे जहन में आया कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किधर गई है। ये 10 मिनिस्ट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सामने नहीं आई है, उनकी कारकर्दगी कैसे रही है? वो 10 मिनिस्ट्रीज वैसे भी कहीं नहीं है या उस कारकर्दगी। हाँ, तो क्या वो पता नहीं होते कहाँ है, ये भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एवेल्युएट किया गया कि उनको नहीं एवेल्युएट किया गया, वो मुस्तस्ना थे इस एवेल्युएशन से। वैसे ही थोड़ा सा मैं लाइट किस्म का कमेंट मैं दे रहा था। नहीं, दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। हाँ, उनकी कारकर्दगी तो कम से कम मैं देख रहा हूँ उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, तो परवेज खटक साहब को मेरे ख्याल में पोजीशन देनी चाहिए थी। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तो अच्छी कारकर्दगी रही है। अगर आप देखें दहशतगर्दी के खिलाफ या बाकी जितने भी मुल्क दुश्मन अनासिर ने जो पाकिस्तान में कोशिशें की है पाकिस्तान को उस तरफ ले जाने की, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में उसने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है उसको रोकने में। अच्छा, बहरहाल अभी मैं आगे इसके ऊपर आता हूँ कि जो आपने बात की है, मैं देख रहा हूँ कि तहरीक आदम एतमाद मुझे नहीं लगता है कि ये ला सकेंगे, और इस तरह जो लॉन्ग मार्च सर कितना इम्पैक्टफुल होगा, बड़ी तादाद में अवाम निकलेंगे, लॉन्ग मार्च का इंस्टेबिलिटी आएगी, इस्लामाबाद में गड़बड़ होगी, रास्ते बंद होंगे, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा, यहाँ पर आके तकरीरें होंगी। मुझे आप ये बताया ना कि जब 23 मार्च को पहुंचेंगे, 2 तारीख को रमजान है, तो अगर ये वहां से ब्रेक ऑफ करके चले जाते हैं तो क्या मतलब है कि कर सकते हैं? तो इनका बिल्कुल लॉन्ग मार्च मैं मुबशिर साहब से जरा मुबशिर साहब से रोका जाए, मुल्क की तरक्की को रोका जाए। कमेंट ले मुबशिर साहब से। मुबशिर साहब जी अरसलान भाई, मैं कमेंट ये करूंगा कि देखिए वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का और PDM का नाकाम रहता है और वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं होते, तो यकीन कीजिए उनके पास पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं होगा उसके बाद। और फिर आप अगले 5 साल भी इमरान खान साहब को लीजिए। इसलिए शायद मेरे लिए मैं इस तरह देख रहा हूँ कि इनके लिए डू और डाई मैटर है ये लॉन्ग मार्च और ये जो मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ वैसे साहब, पॉइंट वेल टेकन। दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।